In a world like today, all parents out there want the best education for their children. Education is not only going through a specified course and syllabus, it is also about gaining knowledge from what you've studied. I am Manika Dikshit, a student of grade 11 from Sarpatappat Singhania Education Center. I did my 10th grade from one of the most renowned coachings of Kanpur, Scientific Approach. Teachers that keep the aforementioned points in their mind while teaching, resulting in their students achieving heights. These teachers always state that they went for the teaching career because they wanted to see the brilliant kids that we have today make the best out of their lives and reach their full potential. They want the kids to not only study but understand. What's a better way to be in a class with children, getting to know the subject so closely that you find yourself engrossed and actually wanting to go on a discovering spree to find out and satiate your inquisitiveness? I still remember when we used to actually find ourselves looking forward to going to the coaching instead of groaning like students usually do. Though the dissolutions were invariably amicable, they were truly seminal. I still wonder how we were bestowed by such amazingly attentive teachers who looked out for each student of their batch and tried their best to help the students. I would like to thank the teachers of Scientific Approach and its teachers for all their efforts. एक बहुत ही सिंपल सा सवाल मुझे आपसे पूछना है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो एटम है, अगर हम रेडियस की बात करें, अगर हम एटम के साइज की बात करें, तो सबसे छोटा एटम कौन सा है जो एग्जिस्ट करता है केमिस्ट्री में? तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक ही आंसर आ रहा होगा, दैट इज हाइड्रोजन। तो कभी आपने सोचा है कि अगर हम हाइड्रोजन के एटम्स को अगर हम एक जगह इकट्ठा करके रखें तो 1 सेंटीमीटर के एरिया में, या एक ऐसा स्पेस जो 1 सेंटीमीटर का हो, उसमें टोटल कितने हाइड्रोजन एटम आप एक साथ एक जगह इकट्ठा करके आप रख सकते हैं? यू हैव आंसर, यू हैव अ वेरी यूनिक आंसर. We can keep almost 100, 000 and 000 number of atom of hydrogen in area of 1 सेंटीमीटर. ये एक जनरल नॉलेज का भी सवाल है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, जो सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ एटम है, वो हाइड्रोजन का है. एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि जो हाइड्रोजन की जो डिस्कवरी थी हेनरी कैवेंडिश ने करी. ये याद रखना है, द साइंटिस्ट नेम जो है वो हेनरी कैवेंडिश है. ये चूंकि पहला एटम है, पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इस कारण से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी डिस्कवरी. तो हमें ये ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन की डिस्कवरी हेनरी कैवेंडिश ने की थी. यहां मैंने मेंशन कर दिया है, एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो सबसे क्या है, छोटा है. इट इज द स्मॉलेस्ट रेडियस, स्मॉलेस्ट साइज. और जब अगर हम साइज की बात करते हैं, रेडियस की बात करते हैं, तो इट इज 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर. यहां पे हम इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते थे. एंड इट इज ऑलमोस्ट 37 पिकोमीटर. क्या बोला मैंने? पिकोमीटर, है ना? ये याद रखना है, दैट इज पिकोमीटर. एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर. दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट वी कैन कंसीडर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेडियाई ऑफ एन एटम, जिसको हम लोग बिल्कुल देख भी नहीं सकते. ऑब्वियसली ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, इसको आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, जिन लोगों ने मिलके उसे इन्वेंट किया, कि अगर हमें किसी एटम को अगर आइडेंटिफाई करना है, अगर हमें किसी एटम को देखना है, तो वी हैव अ स्पेसिफिक the microscope called scanning tunneling microscope. मैं फिर से रिपीट कर दूं ना, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, STM के नाम से भी जाना जाता है. अगर आप सर्च करेंगे, इट वाज इन्वेंटेड इन 1981, जो एक ऐसा माइक्रोस्कोप था कि अगर हम किसी भी एटम को अगर हम देख रहे हैं, किसी भी एलिमेंट को देख रहे हैं, तो वी कैन सी ऑल ऑफ द एटम थ्रू दैट माइक्रोस्कोप, कि वो एटम किस तरह से अरेंज्ड है. इवन यू कैन identify the 3-dimensional structure of the atom of that element. So interesting, so fascinating. We have scanning tunneling microscope invented in 1981 to see or to observe the atomic structure or atom of the any of the matter, any of the element. I hope you must remember this instrument, scanning tunneling microscope in 1981. अब हम बात करते हैं आपके सामने सिंबल्स. भाई ऑब्वियसली बात हो गई कि जब इतने सारे एलिमेंट हैं तो उनके एटम्स भी अलग अलग हैं.
अब हम उन एटम्स को या उन एलिमेंट्स को कैसे सिंबलाइज करेंगे, तो सबसे पहले जो इनिशियल लेवल पे जब हम बात करते हैं सिंबल्स की, जब रिप्रेजेंटेशन की एलिमेंट की, तो वी हैव अ ग्रेट साइंटिस्ट अल्केमिस्ट जिन्होंने एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया। बाद में भले ही इस द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को उतनी ज्यादा अहमियत नहीं मिली, क्योंकि इट वाज नॉट इजी टू रिमेंबर दीज टाइप ऑफ सिंबल्स, टू रिमेंबर द ऑल एलिमेंट्स। तो आप यहां देख सकते हैं ऑलमोस्ट ही हैज यूज्ड सर्कल्स फॉर द सिंबलाइजिंग द डिफरेंट एलिमेंट्स, लेकिन उन सिंबल्स को थोड़ा सा पिक्यूलियर, थोड़ा यूनिक बनाने के लिए उन्होंने कई सारी चीजें यूज करी। ये गोल्ड है, ये सिंबल उन्होंने यूज नहीं किया था, ये ध्यान रखना है। जो अल्फाबेटिकल सिंबल है, obviously it was not used by alchemists, not even by the Dalton, but it was Berzelius who the symbolically represented element, symbolically denoted the element by using alphabets, whether it is English name or Latin name or German name. We will discuss it in the next video. यहाँ गोल्ड के लिए ये सिंबल है कि एक सर्कल में एक डॉट अगर बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द अल्केमिस्ट, ये हमें याद रखना है नाम, तो वो गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल के ऊपर छोटा सा प्लस बना हुआ है तो ये कॉपर को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा लेड है, ऑलमोस्ट एच की तरह, स्मॉल एच की तरह, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी लाइन भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसको कट कर रही है, दैट इज योर लेड। एंड वी हैव मरकरी, Hg। ऑब्वियसली जनरल नॉलेज में सवाल आता है, ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर हमारा क्या है, मरकरी है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एक सर्कल है, एक दो सिंक की तरह है, दो एंटीने बने हैं और नीचे एक प्लस का सिंबल बना हुआ है, तो दैट रिप्रेजेंट मरकरी। एंड वी हैव आयरन, दैट इज द आयरन इज व्हाट, ये सिंबल है बना हुआ है। ये मेल बायो में अगर आप पढ़ते हैं, बायो में अगर सिंबल्स को अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो मेल के लिए ऑलमोस्ट हम यही सिंबल्स यूज करते हैं। अगेन वी हैव टिन, स्टैनस, एसएन है, ये एच का जस्ट उल्टा हो गया। सिल्वर के लिए ये हाफ चंद्रमा का सिंबल है, आप देख सकते हैं, ट्रायंगल के नीचे प्लस बना दिया तो इट रिप्रेजेंट सल्फर। अब चूंकि ये सिंबल्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था साइंटिस्ट के लिए या लोगों के लिए, ताकि वो फर्दर उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर सके, उन एलिमेंट्स को सिंबलाइज कर सके, टू मेक इट मोर कन्वीनियंट टू स्टडी। लेकिन उसके बाद फिर डाल्टन ने भी कुछ इसी तरह की गलती करी, लेकिन कंपैरेटिवली अल्केमिस्ट के, डाल्टन्स के सिंबल्स ज्यादा पॉपुलर हुए। फर्दर डाल्टन्स की थ्योरीज को भी, डाल्टन्स के सिंबल्स को भी नेग्लेक्ट कर दिया गया, उतनी ज्यादा अहमियत नहीं मिली। देन देयर इज अ साइंटिस्ट नोन एज बर्जीलियस, उन्होंने जो सिंबल दिया, जो हम AU या C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये जो सिंबल्स हम यूज करते हैं, दिस वाज गिवन बाय बर्जीलियस। यहां मैंने सिंबलाइज किया है डाल्टन्स के सिंबल्स को, आप देख सकते हैं। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, सभी में सर्कल है, बट हर सर्कल को थोड़ा सा यूनिक बनाया गया है। सर्कल में अगर आप डॉट बनाते हैं, अल्केमिस्ट ने इसको गोल्ड बोला था, लेकिन यहां अकॉर्डिंग टू डाल्टन ये हाइड्रोजन है। प्लेन अगर सर्कल है ऑक्सीजन कहलाता है, और अगर ऑक्सीजन में अगर हम बीच में एक लाइन, वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं बिल्कुल सेंटर से, तो दैट इज योर नाइट्रोजन। अगर हम सॉलिड बनाते हैं तो इट इज कार्बन। सिल्वर के लिए सर्कल के बीच में S यूज किया गया, सल्फर के लिए सर्कल के बीच में प्लस यूज किया गया, लेड के लिए सर्कल के बीच में L फॉर लेड मेंशन कर दिया गया। फास्फोरस का सिंबल आप देख सकते हैं, कॉपर में C लिखा गया, जिंक में Z लिखा गया, मरकरी के लिए कुछ इस तरह का व्हील के स्ट्रक्चर का सिंबल है, आयरन के लिए I मेंशन किया गया। एंड फर्दर टू सिंबलाइज द डिफरेंट केमिकल कंपाउंड, आप यहां देख सकते हैं वाटर का चूंकि फॉर्मूला H2O है, तो यहां पे दो हाइड्रोजन के सिंबल्स हैं और बीच में ऑक्सीजन है। वही कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन में क्या हो रहा है, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन है, तो उसको भी अकॉर्डिंगली सिंबलाइज किया गया, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, दैट रिप्रेजेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड। एंड देन वी हैव हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, तो ये हमारा क्या है, ये आप इसमें स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखें, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2S, है ना। तो ये हमारा बीच में सल्फर है, ये हमारा दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो these are the symbols used by the two different scientists, अल्केमिस्ट एंड डाल्टन। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, जिसके थ्रू हमने एटम के रेडियस की बात करी, हमने सिंबल्स की बात करी। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी ऑफ सिंबलाइजिंग एलिमेंट, विच इज योर अल्फाबेटिकल अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द एलिमेंट, जहां पे इंग्लिश नेम को भी यूज किया गया, लैटिन नेम को भी यूज किया गया।
ताकि हम एलिमेंट्स को इजीली रिकॉल कर सकें, उनको याद रख सकें। और दैट वाज गिवन बाय बर्जीलियस, जो मोस्ट एक्सेप्टेड, अभी भी हम उन चीजों को पढ़ते हैं, उन सिंबल्स को डिस्कस करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंबलाइज्ड सिंबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बर्जीलियस एटॉमिक सिंबल। जैसा कि अभी जस्ट देखा हमने प्रीवियस स्लाइड में, अल्केमिस्ट ने अपना सिंबल दिया टू ड्रॉ द सर्टेन शेप टू रिप्रेजेंट एलिमेंट, बट इट वाज नॉट मच एक्सेप्टेड, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां होने लगी कि आप हर एलिमेंट्स को किस तरह से सिंबलाइज करेंगे। सबको ड्रॉ करना बहुत मतलब कठिन कार्य था। इट वाज नॉट इजी टू ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। उसके बाद जॉन डाल्टन ने भी सिंबलाइज किया लगभग उसी तरह। अब किसी भी एलिमेंट को सिंबलाइज करना कैसे आसान किया जाए, उसके लिए बर्जीलियस का कॉन्सेप्ट मोस्ट एक्सेप्टेड रहा वर्ल्ड वाइड। इन्होंने सजेस्ट किया कि इट इज बेटर टू एब्रिविएट एनी एलिमेंट्स टू रिप्रेजेंट देम, कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को एब्रिविएट करें, उनका शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन में यूज करें, तो ये ड्रॉ करने के बजाय ये ज्यादा इजी होगा किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक सिंबल्स को, उसके एलिमेंट के सिंबल्स को याद रखना या उसको रिप्रेजेंट करना। इट विल बी वेरी इजी। अब उन्होंने क्या कहा कि केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट शुड बी बेस्ड ऑन देयर लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश नेम। यहां उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि अगर लैटिन नेम से अगर हम सिंबलाइज करते हैं, अगर एक एलिमेंट जिसका सिंबल्स हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो उस सिंबल्स अगर वही नाम, वही अल्फाबेट किसी दूसरे एलिमेंट के लिए अगर यूज हो रहा है, तो वहां हम ग्रीक में या लैटिन में ना यूज करके ग्रीक में कर सकते हैं। अगर इन दोनों में ही अगर सेम अल्फाबेट आ रहा है, तो उसकी जगह फिर हम इंग्लिश नेम यूज कर सकते हैं। लेकिन मोर प्रोफाउंडली इंग्लिश नेम को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया। मतलब ये कि सारे मैक्सिमम एलिमेंट्स के सिंबल्स जो हम देखेंगे, जो डिस्कस करेंगे उनका एब्रिविएशन फॉर्म, उसमें एलिमेंट्स को बेसिकली इंग्लिश के अल्फाबेट से डिनोट किया गया। पहला या पहले और दूसरे लेटर का कॉम्बिनेशन, दैट ऑल डिपेंड्स, दैट व्हाट वी विल गोइंग टू डिस्कस, जो हम अभी देखेंगे भी कि अगर अलग अलग एलिमेंट, जैसे अगर हम एक सोडियम का एग्जांपल लें, तो सोडियम के लिए हम एस सिंबल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एस ऑलरेडी सल्फर के लिए यूज है। तो यहां सोडियम के सिंबल्स को हम दूसरे इंग्लिश नेम ना यूज करके हम दूसरा लैटिन या ग्रीक नेम को यूज करते हैं, ताकि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है। उसके बाद जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज था, ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। इट इज इजियर टू राइट एन एब्रिविएटेड फॉर्म रादर देन टू ड्रॉ अ फिगर। And then modern atomic symbol or chemical symbols are the shorthand notation derived from scientific name. अब ये scientific name में कुछ भी हो सकता है, वो इंग्लिश नेम हो सकता है, वो ग्रीक नेम हो सकता है, वो लैटिन नेम हो सकता है। मतलब एक वर्ड साइंटिफिक यूज करने से सारी चीजें आसान हो गई कि एक एलिमेंट का सिंबल हो सकता है इंग्लिश नेम को यूज करके किया गया हो सकता है ग्रीक वर्ड यूज किया गया हो, या हो सकता है हमारा लैटिन वर्ड यूज किया गया हो। जैसे अगर हम सिंबल्स की बात करें, नॉर्मल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो इंग्लिश अल्फाबेट पहला हाइड्रोजन है, इसीलिए यहां पे एच यूज किया इन्होंने। ये सब कॉन्सेप्ट बर्जीलियस का था। हमें याद रखना है कि किस साइंटिस्ट ने किस तरह के सिंबल्स दिए थे। 1813 ईस्वी में इनका ये कंट्रीब्यूशन रहा कि हम एलिमेंट्स को उसके एब्रिविएटेड फॉर्म में ही सिंबलाइज कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो H है हमारा, कार्बन है तो हम इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन है। देखिए ये सब हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। ऊपर अगर आप लिंक में देखेंगे तो एटॉमिक नंबर को कैसे लर्न करते हैं, वहां मैंने ट्रिक ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, आप उससे भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप अलग अलग तरह के जो कंट्रीब्यूशन थे साइंटिस्ट के, उनके बारे में भी आप इजिली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं वीडियोस के थ्रू। नाइट्रोजन है हमारा, तो नाइट्रोजन के लिए सिंबल N है। वही अगर हम हीलियम की बात करते हैं, तो अब यहां देखिए आप ध्यान से कि एक्चुअली हाइड्रोजन को हम ऑलरेडी यूज कर चुके थे H सिंबल से, तो अब यहां हीलियम के लिए सिर्फ H ना यूज करके दो अल्फाबेट्स यूज किया गया, ताकि हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकें कि अगर H हाइड्रोजन है तो HE विल बी द सिंबल फॉर हीलियम।
यही उनकी बर्जीलियस की बहुत ही यूनिक मतलब स्ट्रेटेजी रही कि हम किसी भी एलिमेंट को किस तरह से डिनोट करें, रिप्रेजेंट कर सकें। तो उसके बाद जैसे अगर हम बोरॉन की बात करें, है ना, बोरॉन की बात करें तो उसके लिए जो सिंबल था हमारा बी था। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम, तो इसके लिए सिंबल ए ना यूज करके इन्होंने दो अल्फाबेट यूज किए, एल। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो बहुत बच्चों से मिस्टेक होता है आंसर शीट में, जब हम लोग बोर्ड के करेक्शन में जाते हैं, जब हम कॉपीज चेक करते हैं बच्चों की, तो वो उनसे क्या गलती होती है कि जो सेकेंड अल्फाबेट है वो भी वो कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। तो इस बात का प्लीज आप लोग ख्याल रखिए कि हमें जब भी किसी एलिमेंट को सिंबलाइज करना है तो जो सेकेंड अल्फाबेट होगा उस एलिमेंट का वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो सेकेंड अल्फाबेट होगा सिंबल का, जैसे यहां हीलियम है तो पहला तो कैपिटल होगा ही, ये याद रखना है। जो दूसरा सिंबल होगा, जो दूसरा अल्फाबेट होगा, वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा। जैसे एल्यूमिनियम के लिए ए विल बी कैपिटल, लेकिन जो एल है हमारा सेकेंड अल्फाबेट, वो हमारा हमेशा क्या होगा, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट होगा। इन द सेम वे इफ वी आर गोइंग टू सिंबलाइज आर्गन, जो एक नोबल गैस है, तो ये कैपिटल ए रहेगा। अब देखिए दोनों ए से शुरू हो रहा है, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, दोनों में सेकेंड अल्फाबेट यूज कर रहे हैं। एल्यूमिनियम में ए एल है, वही अगर हम आर्गन की बात करते हैं तो सिंबल विल बी ए आर। तो दिस इज व्हाट द symbolic representation of the element which were given by Berzelius in 1830। उसके बाद हम बात करते हैं कि कब और किन किन एलिमेंट्स के लैटिन या ग्रीक वर्ड को सिंबलाइज करने के लिए यूज किया गया, वो फिर अभी हम डिस्कस करते हैं। और ताकि हम आपको एक ही जगह, एक ही स्लाइड पे हम उन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सके, ताकि आपके लिए वो आसान हो जाए। अब देखिए यहां पे जो कुछ एलिमेंट्स मैंने मेंशन कर दिया है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे लैटिन नेम्स ज्यादा हैं। एक हमारा जर्मन है, दैट इज वोल्फ्राम, जो टंगस्टन है और इसका सिंबल W है, ये ध्यान रखना है। और ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं उनका सिंबल या तो लैटिन में है या इंग्लिश नेम में है। अब यहां देखिए सोडियम को लैटिन में हम नेट्रियम कहते हैं, और इसीलिए इसका दो अल्फाबेट यूज किया गया, Na, दैट रिप्रेजेंट्स सोडियम। वहीं अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आई यूज इसलिए नहीं हो रहा है यहां पे, क्योंकि आई जो सिंबल था ऑलरेडी आयोडीन को दे दिया गया था। मतलब ये कि आयोडीन के लिए जो सिंबल था आई ऑलरेडी मेंशन हो गया था, तो वहां पे हम इसमें आयरन के लिए लैटिन वर्ड जो था फेरम, उसमें हम सिंबल को यूज कर रहे हैं, दैट इज Fe। एंड देन सिल्वर के लिए आर्जेंटम विच इज Ag। गोल्ड को हम लैटिन में ऑरम कहते हैं, यहां सिंबल यूज किया गया Au। मरकरी को हम हाइड्रेजाइरम बोलते हैं लैटिन नेम में, इसीलिए इसका सिंबल Hg है। ये एक एक्सेप्शनल केस भी है, लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, ये मैंने अभी पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया है। पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम है, इसीलिए K सिंबल है पोटेशियम के लिए। टिन में स्टेनम है, Sn सिंबल है। टंगस्टन जैसा कि मैंने अभी बताया, वोल्फ्राम जो एक जर्मन लैंग्वेज है, जर्मन वर्ड है, ये याद रखना है। ये बहुत ही कम ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें ये हमारा टंगस्टन W है, जो जर्मन में यूज किया गया है, जनरल नॉलेज में कई बार आया भी है। कॉपर के लिए क्यूप्रम सिंबल है, जो Cu है। एंड देन वी हैव एंटीमनी, स्टीबियम, Sb इज अ सिंबल फॉर दैट। एंड लेड को हम प्लम्बम कहते हैं लैटिन में, इसीलिए लेड के लिए जो शीशा है उसके लिए हमारा सिंबल जो है वो Pb है। उसके बाद जो एक चीज है ये जानना बहुत जरूरी है, IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब कोई भी नई डिस्कवरी अगर होती है और उस एलिमेंट्स के सिंबल्स की अगर बात होती है, तो उन सिंबल्स का जो अप्रूवल होगा वो IUPAC के ही थ्रू होगा, जो हमें ध्यान में रखना है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल्स दैट इन्हीं के अंडर में वो सारी चीजें केमिस्ट्री में होंगी। अगर कोई नई डिस्कवरी है तो वो सभी डिस्कवरीज वहीं से अप्रूव की जा सकती हैं कि वेदर इट इज ऑथेंटिकेटेड और नॉट। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, जो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया, बाय द अल्केमिस्ट, बाय द डाल्टन, एंड नाउ इट इज अ फाइनल विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड, जो हम अभी भी आज के डेट में भी केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं, अबाउट बर्जीलियस एटॉमिक सिंबल 1813 में दिया गया। तो आई होप कि ये वीडियोस आपको बिल्कुल पसंद आएगी। आप इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में नोट्स भी लिख सकते हैं, या आपके नोटबुक बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो सुनते हुए आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, एंड इट मेक यू मोर इजियर टू मेक अ स्कूल नोट्स फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास।
अभी हमने डिस्कस किया है एटम के बारे में, उसके सिंबल्स के बारे में, उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमें मास निकालना है तो एटॉमिक मास हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप जरा इसको समझ के देखिए कि अगर हाइड्रोजन एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एक स्मॉलेस्ट एटम है, जिसका जो रेडियस है आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि इट इज बहुत छोटा है, तो उसका मास कितना कम होगा यहां मेंशन कर दिया है कि जो एक एटम है हाइड्रोजन का, उसका वेट लगभग कितना कम है। आप ये देखिए, टोटल 7 टाइम्स 0.00167, वो भी डेसिमल के बाद, वो भी किसके बाद, डेसिमल के बाद। लेकिन साइंटिस्ट ने इसको एक एज अ 1 यूनिट कैलकुलेट किया, आर्बिट्रेटरी वैल्यूज के फॉर्म में इसको मेंशन किया कि जो हाइड्रोजन इज अ लाइटेस्ट एटम, तो इसका जो मास है वो हम यूनिटी में रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिटी से हम उसको डिनोट करेंगे। फिर बात आती है एटॉमिक मास यूनिट की, तो इसको इसका जो सिंबल है वो AMU है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी है पहले, दैट इज व्हाट द एटॉमिक मास यूनिट। तो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ऑक्सीजन को यूज किया गया, या यूं कह सकते हैं ऑक्सीजन के एटम को यूज किया गया किसी दूसरे एलिमेंट के मास को कंपेयर करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए। अब सिंपल सी बात है कि आपके पास अगर कोई स्केल नहीं है और आपको किसी चीज की हाइट मेजर करनी है, तो कहीं ना कहीं आप एक रेफरेंस यूज करेंगे। आपको पता होगा कि इस पर्टिकुलर चीज की जो लेंथ है वो इतनी है, तो आप कंपेयर करके कहते हैं कि जो दूसरी चीज जिसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी थी या जिसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी थी, तो हम कहते हैं कि उस चीज का वो दुगना है या उससे आधा छोटा है या बड़ा है। मतलब वी आर गोइंग टू कंपेयर समथिंग टू आइडेंटिफाई द लेंथ ऑफ एलिमेंट या लेंथ ऑफ एनीथिंग बाय कंपेयरिंग एक स्टैंडर्ड वैल्यू को यूज करते हुए। साइंटिस्ट ने किसी भी एटम के मास को आइडेंटिफाई करने के लिए यही चीज करी, और वहां उन्होंने ऑक्सीजन के एक एटम के मास को यूज किया, जिसके बारे में हमें पता था कि एक एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है उसका मास 16 है, और 1/16 दैट इज 1/16 द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन वाज टेकन एज AMU which is what the atomic mass unit। और ये चीज 1961 में IUPAC ने अडॉप्ट की एक और चीज, जब उन्होंने कार्बन के रेडियो एक्टिव फॉर्म को यूज किया टू मेजर द मास ऑफ अनदर एटम। देखिए मैंने अभी जस्ट कहा, पहले ऑक्सीजन के मास को यूज किया गया टू कैलकुलेट द मास ऑफ अनदर एटम टू कंपेयर विद, ताकि हम ऑक्सीजन को यूज कर सकें किसी दूसरे एलिमेंट के मास को कैलकुलेट करने के लिए। फिर बाद में कार्बन के C12 एटम को, आइसोटोपिक फॉर्म को यूज किया गया टू आइडेंटिफाई द मास ऑफ एन एलिमेंट। वहां यूज किया गया एटॉमिक मास यूनिट, और इसको स्मॉल u से या यूनिफाइड मास से रिप्रेजेंट किया गया, जिसको हम डाल्टन भी कहते हैं। और डाल्टन का जो सिंबल होगा टू कैलकुलेट द मास इज ए स्मॉल da। यहां पे हमने क्या बताया आपको, C12 यूज किया गया। मतलब C12 isotope of carbon has been chosen and its mass is assigned as 12U। ये ध्यान में रखना है, and U is equals to 1/12 the mass of C12 atom। कार्बन के 12 एटम का जो मास होगा हम उसी को यूज कर लेंगे किसी दूसरे एलिमेंट के मास को कैलकुलेट करने के लिए। एंड अगर हम इसकी बात करते हैं कार्बन के एब्सोल्यूट मास की, तो इसका जो मास है वो है 1.9924 into 10⁻⁻23 ग्राम। आप देख सकते हैं कितना छोटा वैल्यू है। और जब हम इसको कंपेयर करते हैं एटॉमिक मास यूनिट से, तो वी गेट द वैल्यू 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम, जो हमारा कार्बन के 1/12 ग्राम से रिलेट किया गया है, और इसीलिए हमने इसको कहा है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। देन वी हैव रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए हर जगह हम रिलेट ही कर रहे हैं, हम कभी ऑक्सीजन के मास से हम कोरिलेट कर रहे हैं किसी दूसरे एटम का मास, फिर हम कभी कार्बन के मास से C12 के मास से हम कोरिलेट कर रहे हैं किसी दूसरे एलिमेंट के मास को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एक और टर्म आ गया उसके बाद, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अब ये है क्या, हमें ये ध्यान रखना है, ये एक एवरेज वैल्यू है, क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में, कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एवरेज निकालने के लिए हम उन दोनों या उन सभी एलिमेंट के एवरेज मास को कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि क्लोरीन के केस में होता है कि हमारा जो क्लोरीन का मास है, दो अलग अलग क्लोरीन का आइसोटोप्स हैं और उनके एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट किया गया, और देन वी गेट द वैल्यू 35.5।
तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, इट इज द एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट as compared to the 1/12 the mass of one C12 एटम। मतलब ये कि हमने फिर से वही काम करी, लेकिन जो भी एटमॉस्फेयर में आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैं उन दोनों के एवरेज मास को कोरिलेट किया कार्बन के 12 एटम के मास से, तो वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाया। देन वी हैव ग्राम एटॉमिक मास। जैसे ही हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत आसान है। आपने अगर U लिखा, एग्जांपल्स में आप समझिए, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16U। क्या है ये? एटॉमिक मास है ना। क्या है ऑक्सीजन का? 16U। लेकिन जैसे ही हम इसके ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो हम बोल देंगे 16 ग्राम, और इसी ग्राम एटॉमिक मास को हम केमिस्ट्री में मोलर मास के नाम से भी जान सकते हैं। कि अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालना है तो वो कैलकुलेशन हमेशा ग्राम में होगा। यहां चूंकि एक एटम है तो यहां पे हमने लिखा है ग्राम एटॉमिक मास, लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल का मास अगर आप ग्राम में निकालते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल। तो सो दिस इज अबाउट द एटॉमिक मास, दिस इज अबाउट द एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज अबाउट द यूनिफाइड मास, फिर है हमारा एब्सोल्यूट मास, रिलेटिव मास, एंड देन इन द लास्ट ग्राम एटॉमिक मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मास निकालने में हमारी बहुत मदद करता है। जब भी आपको न्यूमेरिकल बनाना होगा क्लास 12th में, 11th में, टाइट्रेशन के चैप्टर में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, वहां इन चीजों की आपको बहुत जरूरत महसूस होगी। क्लास 9th में तो आपको भी उतना समझ में नहीं आएगा कि ये कहां हमारे काम आने वाला है, लेकिन जैसे ही आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां ये सभी फॉर्मूलेज आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक मास यूनिट में हमने मास के बारे में अभी डिस्कस किया है। फिर फर्दर हम नेक्स्ट वीडियोज में और भी सारी चीजें देखेंगे। इस वीडियोज को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जब भी आप ये वीडियो देखें तो शेयर जरूर करें, ताकि ये बहुत सारे बच्चों तक, बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियोज मेरी पहुंच सके। थैंक यू।